लास्ट टाइम हम लोगों ने एक थ्योरम की हुई थी। थ्योरम यानी लास्ट में प्रूफ इसी पर छोड़ा हुआ था। थ्योरम का स्टेटमेंट हम दोबारा बोल दे रहे हैं। थ्योरम थी कि इफ समेशन a n z to the power n converges for a particular point z is equal to z0, then it converges absolutely for every z for which mod z less than mod of z0। कहा गया था कि अगर कोई फंक्शन दिया जाता है, फंक्शन क्या, अगर कोई पावर सीरीज दी जाती है समेशन a n z to the power n, और इस पावर सीरीज के बारे में हम लोगों ने कहा था कि अगर ये z की किसी पर्टिकुलर वैल्यू z इज इक्वल टू z0 के लिए कन्वर्ज करती है, तो इसका मतलब ये हर उस पॉइंट के लिए कन्वर्ज करेगी जिसके लिए मॉड ऑफ z लेस देन मॉड ऑफ z0 होगा। ये लास्ट थ्योरम हम लोगों ने कंप्लीट की थी। इसी के आगे हम चलते हैं। थ्योरम हेडिंग डाउन कॉची-हेडमार्ड थ्योरम। थ्योरम है हेडिंग कॉची-हेडमार्ड थ्योरम। कॉची-हेडमार्ड थ्योरम। ये किसी पावर सीरीज के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की ही बात करते हैं, और एक्चुअल में ये थ्योरम सबसे पहले कॉची के द्वारा कही गई थी 1821 के आसपास, लेकिन ये उतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई, या कह सकते हैं उतनी ज़्यादा इस्तेमाल में आई नहीं। बाद में हेडमार्ड ने इसको फिर से दोबारा रिडिस्कवर किया, और उसके बाद ये इनके नाम से कॉची-हेडमार्ड थ्योरम के नाम से जानी जाने लगी। हालांकि एक लंबी गैपिंग आ चुकी थी। कॉची ने इसको 1821 के आसपास किया था, जबकि हेडमार्ड ने इसको इस्तेमाल में लाया 1888 के आसपास। तो एक लंबा वक्त था जब इस थ्योरम के लिए, मतलब ये जो स्टेटमेंट कॉची ने दिया हुआ था, उस स्टेटमेंट का कोई खास इस्तेमाल नहीं किया गया था, और वो उतनी फेमस भी नहीं हुई। लेकिन जब हेडमार्ड ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद फिर ये थ्योरम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। कॉची-हेडमार्ड थ्योरम सिंपल सा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी की ही बात करेंगे। इसका स्टेटमेंट लिखना, और स्टेटमेंट लिखने के बाद पता चलेगा कि ये सारी बात तो हम लोग ऑलरेडी पीछे कहते ही चले आए हैं। स्टेटमेंट है इसका, फॉर एवरी पावर सीरीज, फॉर एवरी पावर सीरीज, for every power series summation a n z to the power n, जहां पर n varying from 0 to infinity, किसी भी पावर सीरीज summation a n z to the power n के लिए there exists a number कैपिटल R, यहां पर एक रियल नंबर कैपिटल R एग्जिस्ट करेगा such that, जो इस प्रकार से है कि कैपिटल R ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन इंफिनिटी। हालांकि हम लोग तीन पॉसिबिलिटी पढ़ चुके थे, तीनों पॉसिबिलिटी में r टेंडिंग टू इंफिनिटी भी हो गया था, तो इक्वल टू का भी साइन लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फॉर एवरी पावर सीरीज समेशन a n z टू द पावर n, किसी भी पावर सीरीज a n z टू द पावर n के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, कैपिटल R ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव होगा, या नॉन नेगेटिव कहना ज्यादा बेहतर है। एक नॉन नेगेटिव नंबर कैपिटल R एग्जिस्ट करेगा जो इंफिनिटी तक जा सकता है, मतलब 0 से इंफिनिटी के बीच में ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और ये नीचे दी गई प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं या इन प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्ट करता है। पहली बात सिंपल सा, दो ही स्टेटमेंट है। ये नंबर ऐसा होगा कि हमारी दी गई पूरी की पूरी पावर सीरीज समेशन a n z टू द पावर n, ये रेडियस कैपिटल R है, कि जिस दिन हम R रेडियस का एक सर्किल ट्रेस करेंगे, इसके हर एक पॉइंट पर हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेकिन सर्किल के बाहर जाते ही ये सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। अंदर के हिस्से में सीरीज कन्वर्जेंट और सर्किल के बाहर निकलते ही सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। इसी बात को हम लिख रहे हैं
पहला, द सीरीज कन्वर्जेस absolutely for every z such that ये हर उस z के लिए सीरीज कन्वर्ज करेगी जो z इस सर्किल के अंदर में बैठेगा, यानी mod of z is conformably less than r। रीजन है, हम यहाँ पर सेंटर ओरिजिन मान करके चल रहे हैं a n z to the power n, यानी z minus 0 to the power n, तो हमारे लिए सेंटर कितना है, ओरिजिन है। तो जिस दिन पॉइंट z की दूरी निकालेंगे उस दिन ये दूरी रेडियस से कम बैठेगी। रेडियस से कम बैठने का मतलब है कि पॉइंट सर्किल के अंदर में मौजूद है। द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर z सच दैट mod z लेस देन r। पहली बात। दूसरी बात, द सीरीज डाइवर्जेस if mod z greater than कैपिटल R। और जैसे ही आप सर्किल के बाहर निकलते हैं तुरंत सीरीज आपकी डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक, इसी थ्योरम को कॉची-हेडमार्ड थ्योरम कहा जाता है। इसके प्रूफ को हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। रीजन, इसके प्रूफ को अगर देखेंगे जहां पर हमने कन्वर्जेंस सर्किल और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी डिफाइन की हुई थी, उसके शुरुआत में जो हिस्सा लिखा गया है कैलकुलेशन, वही इसका प्रूफ है। तो अगर किसी को इसका प्रूफ लिखना भी होगा तो वही पुराना वाला आर्टिकल यहाँ पर उठा करके लगा देंगे, अदरवाइज इसके प्रूफ को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी इसका प्रूफ देख चुके हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी और सर्किल ऑफ कन्वर्जेंसी को डिफाइन करते वक्त। सिंपल सा स्टेटमेंट है कॉची-हेडमार्ड थ्योरम का। कॉची-हेडमार्ड थ्योरम ने कहा कि किसी भी पावर सीरीज a n z टू द पावर n के लिए हमारे पास ऐसा रियल नंबर कैपिटल R जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। हमारे पास ऐसा रियल नंबर कैपिटल R जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू 0 से लेकर के इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। और अगर हम इस R रेडियस का सर्किल ड्रॉ करते हैं तो हमारी पावर सीरीज इस सर्किल के अंदर के हर पॉइंट पर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, और जैसे ही सर्किल के बाहर जाएंगे तुरंत ही कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। स्टेटमेंट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी का एक, अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लिख देना लाइन चेंज करके, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कॉची-हेडमार्ड थ्योरम states that Cauchy-Hadamard theorem states that, in other words, Cauchy-Hadamard theorem states that the interior of the set of point of the set of points, the interior of the set of points at which summation a n z to the power n converges absolutely is the disk mod z minus, जैसे अब सेंटर की बात करते हैं, mod z minus a लेस देन कैपिटल R। ये जनरल स्टेटमेंट है जब हमने सेंटर को ओरिजिन ना मान करके कोई और पॉइंट मान लिया है। तो z माइनस ए लेस देन R, चूंकि अगर ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में लिखा जाए तो केवल लिखा जाएगा mod z लेस देन कैपिटल R ऑफ रेडियस कैपिटल R। आगे लिखना ऑफ रेडियस
कैपिटल आर। हालांकि ये दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा याद करने में झमेलेबाजी वाला है, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट ज़्यादा बेहतर है। दूसरे स्टेटमेंट कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें, द कॉची-हेडमार्ट थ्योरम स्टेट्स दैट, तो कॉची-हेडमार्ट थ्योरम आपको बताती है कि द इंटीरियर ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स एट विच, उन पॉइंट्स का इंटीरियर जिन पॉइंट पर आपकी ये दी गई सीरीज कन्वर्ज करती है एब्सोल्युटली, वो कोई और नहीं, वो इंटीरियर एक डिस्क होता है जिसकी रेडियस कितनी होती है, कैपिटल आर, मॉड z माइनस ए लेस देन कैपिटल आर ऑफ द रेडियस कैपिटल आर। ये और ये दोनों बातें एक हैं, बस अंतर केवल इतने का है। इस स्टेटमेंट को लिखते वक्त सेंटर को स्मॉल a कह दिया गया है, इसे लिखते वक्त सेंटर को 0 कहा गया है। स्टेटमेंट नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके प्रूफ की हमें कोई जरूरत नहीं है, जिनको प्रूफ लिखना हो हम फिर से दोहरा रहे हैं। प्रूफ स्टार्टिंग में ही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी और सर्किल ऑफ कन्वर्जेंसी को डिफाइन करते वक्त ही दे दिया गया है, उसी प्रूफ को यहाँ पर उठा करके लिख सकते हैं। अदरवाइज सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखें कि किसी भी पावर सीरीज के लिए आपको ऐसा रियल नंबर जरूर मिलेगा कि आप उस रियल नंबर के बराबर की रेडियस की एक सर्किल को ड्रॉ करें, तो उस सर्किल के अंदर के सारे पॉइंट पर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, और जैसे आप सर्किल के बाहर जाएंगे तुरंत वो सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगली थ्योरम लिखना, थ्योरम को लिखने से पहले स्टेटमेंट में इसका पहले से ही बता दें हैं। अगर कोई पावर सीरीज दी गई है समेशन a n z टू दी पावर n, और इस पावर सीरीज को, यानी अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो देखो ये पावर सीरीज बनेगी n वैरी फ्रॉम 0 से लेकर के इन्फिनिटी। तो पहला तो हो गया a0, z की 0 का मतलब 1, प्लस a1 z टू दी पावर 1, प्लस a2 z टू दी पावर 2, प्लस a3 z टू दी पावर 3, प्लस अप टू सो ऑन, इस तरीके से चलते हुए प्लस an z टू दी पावर n अप टू सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो हम देखते हैं हमको एक और पावर सीरीज मिलती है। वो पावर सीरीज चूंकि इसको डिफरेंशिएट करके आती है, इसलिए वो इसकी डिराइव्ड सीरीज कही जाती है। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये पहली पावर सीरीज हमारे पास हो गई f ऑफ z। इसको डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास दूसरी पावर सीरीज आएगी g ऑफ z इज इक्वल टू, अब इनको लिखना हो तो इनको जनरलाइज लिख सकते हैं या पहले इनको लिख दिया जाए। तो इसे लिख रहे हैं, डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस इसको डिफरेंशिएट करें तो a1 हुआ, प्लस इस हिस्से को देखा जाए तो 2a2 z टू दी पावर 2 माइनस 1, प्लस 3a3 z टू दी पावर 3 माइनस 1, प्लस इस तरीके से चलते हुए लास्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये हो गया n a n z टू दी पावर n माइनस 1 और ऑनवर्ड, इस हिसाब से चलते जाएंगे। तो जिस दिन हम इसको समेट करके लिखना चाहें तो ध्यान दें, समेशन n वैरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, कुछ लोग n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी भी लिखते हैं, किताबों में लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको n वैरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम आगे चल करके इसी के बेस पर एक थ्योरम को प्रूफ करना चाहते हैं। ये लिखा जा सकता है। अब हम किसी nth टर्म को उठा रहे हैं, n इंटू a n z टू दी पावर n माइनस 1, और गौर करो तो सब में यही चीज चली हुई है। जैसे यहां से शुरुआत करते हैं जहां से साफ सुथरा दिख रहा है, 2 तो z की पावर 2 माइनस 1, 3 तो z की पावर 3 माइनस 1, तो n तो z टू दी पावर n माइनस 1, यानी हर टर्म में यही हो रहा है। आगे जो कांस्टेंट है z की पावर में से उसी कांस्टेंट से एक कम हुआ है, और यही डेरिवेटिव का नियम होता है। तो n a n z टू दी पावर n माइनस 1, ये बना जनरल टर्म। अगर इसको 1 से लिखना चाहें तो चूंकि पहला 0 हो चुका है, ध्यान दें ये और 1 वाला दोनों सेम टू सेम है। जरा n इज इक्वल टू 0 पुट करें, n इज इक्वल टू 0 पुट करके इस सीरीज को ओपन कर रहे हैं, तो जिस दिन n बराबर 0 रहेगा आगे कुछ भी हो वैल्यू कितनी 0। अब की बार n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो 1 लेते हैं, यहाँ आया 1 इंटू a1 दैट इज इक्वल टू a1, और z की पावर 1 माइनस 1 दैट इज z की 0 यानी कि 1, ये रहा वापस वही 0 प्लस a1, अगला हम लिख के दिखाएंगे, प्लस n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये कितना होगा 2a2 z टू दी पावर 2 माइनस 1, अगला टर्म मिल चुका है। इसी हिसाब से 3 रखें तो अगला टर्म मिलेगा, 4 रखने पर अगला मिलेगा।
तो ये तुम लोगों की मर्जी है। अगर तुम लोग इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी n a n z टू द पावर n माइनस 1। उस दौरान ये पहला वाला टर्म छोड़ दिया गया क्योंकि ऑलरेडी जीरो है। लेकिन हम आगे पहले बोल रहे हैं थ्योरम को प्रूफ करना है। थ्योरम को प्रूफ करने पर हम ये पूरा सिग्मा कॉमन करना चाहेंगे। जब पूरा सिग्मा कॉमन करेंगे तो सिग्मा तो तभी कॉमन हो पाएगा जब ये सिग्मा एक ही के ऊपर रन करे, या तो हमको कुछ टर्म उधर छोड़ने पड़ेंगे। तो हम अपनी सहूलियत के लिए ये n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बार में सीरीज आपको सेम मिलेगी, चाहे इसे लेके चले और चाहे इसे लेकर के चले। हाँ, तो हमें थ्योरम का स्टेटमेंट बोलना था, सॉरी भूल गए। देखना, जैसे एक पावर सीरीज दी गई है f ऑफ z इज इक्वल टू समेशन a n z टू द पावर n, और अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो इसकी एक डिराइव्ड सीरीज मिलती है, उसे हम करें g ऑफ z इज इक्वल टू समेशन, डिफरेंशिएट किया जाए तो n a n z टू द पावर n माइनस 1। थ्योरम ये कहती है कि अगर इस पावर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी आपको r मिल रही है तो उसके डेरिवेटिव के लिए भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी बदलने वाली नहीं है, बल्कि कितनी मिलेगी, r मिलेगी। अब सोचो, जो मेन सीरीज है पावर सीरीज, उसकी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कितनी, r। यानी अगर हमने इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसके लिए 5 आ गया, और किसी ने हमको कहा कि इससे डिराइव्ड होकर बनी हुई सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालिए, तो हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं। हम कहेंगे इन दोनों की, यानी मेन सीरीज और उसके डेरिवेटिव की सीरीज या उसके डिफरेंशिएशन से बनने वाली सीरीज जो निकल के आती है, दोनों की ही पावर सीरीज सेम टू सेम होती है। अब अगर कोई पूछे कि इसका मतलब g को भी एक बार और निकाला जाए, तो g को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपकी बार हम कहते हैं इसको g डैश ऑफ z। अब सोचो ये सीरीज कौन बनेगी, समेशन n into n minus 1 a n z to the power n minus 2, ये बनेगी। और इसकी चूंकि ये डिराइव हुई है किससे, इससे, तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी इसकी होगी वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी इसकी। इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 5 माना, तो इसके लिए भी ऑटोमेटिकली कितनी, 5, और जो इसकी वही इसकी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा, 5 होगा। तो कहने का केवल इतना मतलब है कि अगर आपको पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता है तो इस पावर सीरीज को डिफरेंशिएट करके बनी हुई इस डिराइव्ड सीरीज का भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कोई दूसरा नहीं होगा, वही होगा जो मेन पावर सीरीज का रहा है। यही हमारी थ्योरम है और यही हमें प्रूफ करना है। शुरुआत करते हैं। थ्योरम लिखना, पावर सीरीज समेशन n वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n a n z टू द पावर n माइनस 1। हम बार बार दोहरा रहे हैं, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है इसमें। किताब में ये n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी चलेगा, चाहे n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी चले, चाहे n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, दोनों ही बार में आने वाली सीरीज सेम टू सेम होगी। पावर सीरीज समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n a n z की n माइनस 1 ऑब्टेन्ड बाय, जो कि प्राप्त होती है, ऑब्टेन्ड बाय, ये सीरीज जो हमें प्राप्त हुई है ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द obtained by differentiating the power series summation n vary from 0 to infinity a n z to the power n minus 1 has the same radius of convergence, has the same radius of convergence, radius of convergence has the same radius of convergence as the original, series summation
ए एन जेड टू द पावर एन, और एन वैरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट हम वापस पढ़ रहे हैं। पावर सीरीज समेशन एन वेरी 0 टू इन्फिनिटी एन ए एन जेड की एन, ये जो पावर सीरीज आपको नजर आ रही है, जो कि प्राप्त होती है ऑब्टेन्ड बाय, ये आपको मिल रही है बाय डिफरेंशिएट करने पर किसको, टू द पावर सीरीज समेशन ए एन जेड की एन माइनस 1। ये ऊपर वाली सीरीज जो कि इस, सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ी है, ये ऊपर वाली पावर सीरीज जो कि इस मेन पावर सीरीज को डिफरेंशिएट करने से मिली है, इसकी रेडियस ऑफ हैज द सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी, ये वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी रखेगी एज द ओरिजिनल सीरीज दिस, जो कि ये रखेगी। यानी मेन पावर सीरीज और उसके डिफरेंशिएशन से बनने वाली पावर सीरीज दोनों की ही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी डिफरेंट नहीं बल्कि सेम टू सेम होती है। स्टेटमेंट नोट करो, प्रूफ करने की शुरुआत करें। प्रूफ लिखना है इसका। प्रूफ में मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है, हम दोनों के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी अलग अलग मान करके चलेंगे। एक के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी आर मानेंगे, दूसरे के लिए आर डैश, और प्रूफ करते हुए दिखा देंगे कि आर बराबर आर डैश है। तो इसका मतलब दोनों के ही पावर सीरीज आपस में एक बराबर है। लिखना, लेट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, लेट radius of convergence, let radius of convergence for summation a n z to the power n, इस बार हम नहीं लिख रहे n वैरी 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम हर जगह पर वही लेकर के चलने वाले हैं। ठीक, इज कैपिटल आर। हम ये मान रहे हैं कि ये जो मेन सीरीज दी गई है समेशन ए एन जेड की एन, इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैपिटल आर है। ठीक, लाइन चेंज करके वहीं से लिख देना, एंड फॉर समेशन ए एन एन इनटू ए एन, एंड फॉर एन इनटू ए एन जेड टू द पावर एन माइनस 1, ठीक, इज आर डैश, और ये जो दूसरी वाली उसके डिफरेंशिएशन से बनी हुई सीरीज है, इसके लिए हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर डैश मान ले रहे हैं। अब हमारा एम यही है कि हम आर बराबर आर डैश दिखा सकें, लेकिन उसके पहले फार्मूले से देखते हैं कि इनको निकाला कैसे जाता है। हम ऑलरेडी एक लिमिट का फार्मूला बता चुके हैं जहां पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी को कैलकुलेट किया गया था। लिखना, देन आर के लिए लिख रहे हैं, देन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी mod of a n to the whole power 1 upon n is equal to 1 upon capital R, and और इसी तरह इनके लिए बात की जाए अगर तो इनके लिए अगर देखा जाए तो nth टर्म होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा n a n, और उसकी होल पावर चढ़ाएंगे 1 upon n। तो इसके लिए लिख रहे हैं एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी mod of n into a n to the whole power 1 upon n, and this is equal to 1 upon radius of convergence r dash। लिख दो दोनों बातें, सिंपली फार्मूले से लिखा हुआ है, अब इसमें कुछ अलग नहीं किया है हमने। अब दिमाग में आइडिया बैठाओ कि r इज इक्वल टू r डैश किस हिसाब से लेकर के आ सकते हैं। कुछ लिखना मत, सिर्फ अभी इसके ऊपर निगाह माना। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये लिखा गया है, कुछ लिखना मत, सिर्फ देखते रहो बस इसको। ये लिखा गया है लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी mod of a n to the whole power 1 upon n is equal to 1 upon r, और दूसरे को सुधारा जाए तो ये लिखा गया है लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी mod of n to the whole power 1 upon n। चूंकि n ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा तो इसका मतलब मॉड का इसके ऊपर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, ये ऑलरेडी n टू द पावर 1 upon n ही बना रहेगा, और इनटू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी mod of a n to the whole power 1 upon n, and this is equal to 1 upon r dash। दोनों को अगर कंपैरिजन कराओ तो दोनों में फर्क कितने का है, ये इतनी हिस्से अगर देखे जाए तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी mod a n की 1/n इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। ठीक,
अगर सिर्फ इतने को सोचो, अगर इसकी वैल्यू हम किसी तरीके से ये लिमिट 1 दिखा दें तो इसका मतलब यहाँ 1 इंटू समथिंग दैट इज इक्वल टू यही चीज मौजूद रहेगी। तो अगर इसकी लिमिट किसी तरीके से 1 दिखा दी जाए तो ध्यान देना सिर्फ बचेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an की 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन r, इधर बचेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an की 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन r डैश। जिनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है उनका राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगा, यानी इसको 1 दिखाते ही हमको मिलेगा 1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 1 अपॉन R डैश, और पलट दिया जाए तो हमको मिल गया R इज इक्वल टू R डैश। ये और हम कह सकते हैं कि ऐसे केस में दोनों लिखी गई पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपस में एक बराबर होगी, यानी कुल मिला के अब मेरा एम है इसकी लिमिट को 1 दिखा देना। इसकी लिमिट 1 हो गई तो दोनों की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एक बराबर हो गई। शुरुआत करते हैं। चलो ध्यान देना, लिखना टू शो दैट R is equal to R dash, ये दिखाने के लिए कि R और R dash दोनों आपस में बराबर हैं, we have to show that, हम ये दिखाएंगे कि we have to show that वन अपॉन, हम पूरा लिख देते हैं जिससे बाद में कंफ्यूजन हो। जैसे अगर सिर्फ इतना लिख दें कि लिमिट n टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 दिखाना है तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए हम पूरी बात चल रहे हैं। हम राइट साइड से चल करके लेफ्ट साइड में जो प्रूफ करना है वो लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको ये दिखाना है कि r इज इक्वल टू r डैश है तो आप ये दिखाइए 1 अपॉन r बराबर 1 अपॉन r डैश होगा। वी हैव टू शो दैट 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r डैश। अब कुछ सोचना मत, हम यहाँ उल्टे से चलते हुए हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक। दैट इज हमें ये दिखाना होगा कि लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी मॉड ऑफ a n टू द होल पावर 1 अपॉन n बराबर होगा लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी मॉड ऑफ n इंटू a n टू द होल पावर 1 अपॉन n। पहले हमने राइट साइड को बराबर रखा, राइट साइड बराबर होंगे तो इसका मतलब दोनों के लेफ्ट साइड बराबर होंगे, तो हमें ये दिखाना है कि दोनों के राइट साइड बराबर है, मतलब हमको ये दिखाना है कि दोनों के लेफ्ट साइड आपस में एक बराबर होंगे। और अगर हमको इसे बराबर दिखाना है तब हमें क्या दिखाना होगा वो लिखने चल रहे हैं। लिखना दैट इज हमें ये दिखाना होगा कि लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी मॉड ऑफ a n टू द होल पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी n टू द पावर 1 अपॉन n इनटू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी मॉड ऑफ a n टू द होल पावर 1 अपॉन n। तो लोगों को जितना शॉर्ट करना होगा शॉर्ट कर लेना, हम तो बस केवल समझाने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन मोड पे हैं तो आमने सामने कितनी चीज़ें याद रहें कितनी ना याद रहें, इसलिए हम एक बार सब कुछ लिख दे रहे हैं। यानी कि हमको ये दिखाना होगा दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी, ठीक, n टू द पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1। ये मेरा एम है, मेन टारगेट अपना ये है, ये इसे हमें प्रूफ करना है। अगर हम ये प्रूफ करने गए तो हमारा काम हो चुका है। इसके 1 बैठ से ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब ये लिमिट बराबर, ये लिमिट बराबर, मतलब ये बराबर, पलट दो तो r इज इक्वल टू r डैश हो जाएगा। लिख दो इतना फटाफट। चलो इसे प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कॉसी की लिमिट थ्योरम का इस्तेमाल करो। लिखना बाय कॉसी थ्योरम ऑन लिमिट, बाय कॉसी's थ्योरम ऑन लिमिट
कॉसीज थ्योरम ऑन लिमिट इस्तेमाल करो उस थ्योरम का, तो उससे हम इसको लिख सकते हैं। अगर उसका स्टेटमेंट याद करें तो वहां पर लिखा जाता था लिमिट एन टेंडिंग टू द इंफिनिटी ए एन टू द पावर 1 अपॉन एन। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर हम लिख सकते थे दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू द इंफिनिटी एन प्लस 1th टर्म अपॉन nth टर्म ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। यानी इसकी लिमिट निकालनी है तो आप इसकी लिमिट निकाल लीजिए, दोनों की लिमिट आपस में एक बराबर होगी। चलो इस फार्मूले को इस पर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमको कितना मिलेगा। लिखा बी अप्लाई दिस, बी अप्लाई दिस। इससे मत कंफ्यूज होना कि ये हम लोग वहां से लेना, ये मेन थ्योरम का स्टेटमेंट है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो उसको एसएन बोल सकता है। एसएन की 1 अपॉन एन सीक्वेंस के टर्म में हम लोग पढ़ते थे। एसएन की 1 अपॉन एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एस एन प्लस 1 अपॉन एस एन, जहां पर एस एन कोई भी जनरल सीक्वेंस हो सकता है। लिख रहे हैं बी अप्लाई दिस ऑन लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन टू द पावर 1 अपॉन एन। कंपेयर कराना, हमारे पास ए एन की जगह पर कौन है एन, तो जब ए एन था तो इसका एन प्लस 1वां टर्म कौन था ए एन प्लस 1, और एनवां टर्म कौन था ए एन, तो यहाँ एन है तो इसका मतलब एन प्लस 1 अपॉन एन लिखा जाएगा। लिखना लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन टू द पावर 1 अपॉन एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू द इंफिनिटी, ठीक, एन की जगह पर एन प्लस 1 अपॉन एन, ये रहा। और इसको लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू द इंफिनिटी, डिवाइड कर दो एन अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन। ध्यान दो एन से एन कैंसिल आउट हो, दैट इज इक्वल टू 1, यानी हमको मिल गया लिमिट एन टेंडिंग टू द इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन, और एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पर 1 अपॉन एन टेंड्स करेगा 0 की तरफ, यानी केवल लिमिट आएगी 1, जो हमको प्रूफ करना था। ये हो चुका है मेरा काम। और अगर इतना हो गया तो यहां से हम सीधे लिख सकते हैं देयरफॉर कैपिटल R इज इक्वल टू R डैश। अब आज से ये बात हमेशा याद रखना कि किसी दी गई पावर सीरीज और उसको डिफरेंशिएट करके बनी हुई उसकी डायरेक्ट सीरीज जो होती है, उन दोनों की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी आपस में एक बराबर होती है। नोट करो, अगली थ्योरम करवाते हैं। ये थ्योरम लास्ट है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे, उसके लिए अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी ये थ्योरम पहले कंप्लीट करा दें। अगली थ्योरम हम लोगों ने, अगर ध्यान हो तो हम लोगों ने सम फंक्शन पढ़ा हुआ था, पावर सीरीज का सम फंक्शन। जैसे पावर सीरीज लिखी जाती है समेशन ए एन जेड टू दी पावर एन, तो उसमें तो बताया गया था कि ये जो कुछ भी है ये जेड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी एक हिसाब से देखा जाए तो ये सीरीज जेड का फंक्शन है, इसीलिए इसको फंक्शन एफ ऑफ जेड भी कह सकते हैं। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस। अब जो थ्योरम हो रही है वो इस सम फंक्शन, ये जो सम फंक्शन निकल करके आ रहा है सम फंक्शन, ये प्रोनाउंसिएशन करने में ना कुछ ऐसा फील आता है हमको, सम फंक्शन की। कई लोग ये ना समझ बैठे कि कुछ फंक्शन में ये नहीं हो, सम जोड़ का जो फंक्शन आ रहा है, ठीक, इसके एनालिटिसिटी की बात कर रहे हैं कि ये एनालिटिक कैसा हो रहा है। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये कह रही है कि अगर आपको कोई पावर सीरीज दी गई है तो उस पावर सीरीज का जो सम फंक्शन होता है, जोड़ का फंक्शन जो होता है एफ ऑफ जेड, वो ये जो आपकी सर्किल ऑफ कन्वर्जेंसी बन रही है, इस सर्किल ऑफ कन्वर्जेंसी के अंदर में एफ ऑफ जेड का बिहेवियर एनालिटिक होता है।
यानी जब तक आप इस सर्किल ऑफ कन्वर्जेंसी के अंदर में रहेंगे तब तक आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड हमेशा इसके हर पॉइंट पर एनालिटिक होता है। यही बात हमको प्रूफ करनी है कि आपका सम फंक्शन आपके सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर में हमेशा एनालिटिक बना रहता है। यही थ्योरम है। शुरुआत करते हैं। ये ध्यान रखना, इसको प्रूफ करते वक्त अभी अभी जो थ्योरम करके छुट्टी पाए ना कि मेन पावर सीरीज और उसके डिफरेंशिएशन से बनने वाली पावर सीरीज दोनों के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी सेम होती है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। हेडिंग डालते हैं एनालिटिसिटी ऑफ द सम फंक्शन। एनालिटिसिटी of the sum function, analyticity of the sum function of power series dash स्टेटमेंट लिखा द सम फंक्शन एफ ऑफ जेड, सम फंक्शन यानी जोड़ का फंक्शन। स्टेटमेंट है द सम फंक्शन एफ ऑफ जेड ऑफ द पावर सीरीज, एफ ऑफ जेड ऑफ द पावर सीरीज, द सम फंक्शन एफ ऑफ जेड ऑफ द पावर सीरीज summation an z to the power n। याद रखना n वैरी फ्रॉम 0 to infinity। summation an z to the power n represents an analytic function, represent an analytic function inside the circle of convergence, inside the circle of convergence, inside the circle of convergence। किसी दी गई पावर सीरीज का जो सम फंक्शन होता है वो सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर में हमेशा एक एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर हमारे इस सम फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होगी, क्योंकि सिंगुलरिटी होने का मतलब है कि फंक्शन वहां पर अपने आप को सीजेस टू बी एनालिटिक कर चुका है। वो एक जगह ऐसी है जहां फंक्शन के बिहेव के बारे में डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, वहां फंक्शन ने अपनी एनालिटिसिटी को डिस्टर्ब कर दिया है। तो ये बात रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी सर्किल ऑफ कन्वर्जेंसी के अंदर में कहीं नहीं आती। यानी पूरे के पूरे सर्किल ऑफ कन्वर्जेंसी के किसी भी पॉइंट को आप उठाओगे और उस पॉइंट पर आप फंक्शन के नेचर के बारे में हर वो बात कह सकते हो जो आप कहना चाहते हो। इवन साफ शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये सर्किल ऑफ कन्वर्जेंसी है इसके अंदर में मेरा ये जो सम फंक्शन है, ये सम फंक्शन बिल्कुल भी कहीं भी कोई सड़न नहीं रख रहा। आम बोलचाल की भाषा में सिंगुलरिटी को हम लोग सड़न बोल देते हैं कि एक ऐसी जगह जहां पर आपका बिहेव ही नहीं पता चल रहा है, तो वो आपके लिए कैसा होगा, मतलब दुखदाई हो सकता है। जहां आप अपने बारे में, किसी ने आपसे कहा कि आप इस बारे में इंफॉर्मेशन दो, आप मुंह सिल करके बैठ गए हो, पता चले दो घूसे अलग से भी पड़ जाए, तो ये दुखदाई चीजें हैं। ऐसा फंक्शन हमारा फंक्शन जब तक सर्किल ऑफ कन्वर्जेंसी के अंदर में पड़ा है तब तक फंक्शन के बारे में, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आप सारी बातें बड़े आराम से कह सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है एफ ऑफ जेड सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर में एक एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, या कह सकते हैं एक एनालिटिक बिहेव को दिखाता है। इसका दूसरा स्टेटमेंट है वो लिखिए और करके, अथवा चाहे ये स्टेटमेंट पढ़ा जाए चाहे नीचे वाला पढ़ा जाए। इफ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इफ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, if the radius of convergence of power series summation an z की n
summation a n z to the power n is a positive real number, is a positive real number, is a positive real number, कैपिटल आर कहते हैं ना, then fz is equal to summation a n z की n, then fz is equal to summation a n z to the power n, n वही है, n वैरी फ्रॉम 0 to infinity, is analytic in mod z less than capital R। सेम बात है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि अगर आपकी इस पावर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कैपिटल R है, यानी देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल R, देन अगर ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर आपको एग्जिस्ट कर रहा है, मिल रहा है, तो आपका ये जो फंक्शन f ऑफ z आ रहा है ये एनालिटिक होगा इस सर्किल के अंदर, यानी mod z इज इक्वल टू r सर्किल है और उसके अंदर mod z लेस देन r, ऐसे सारे पॉइंट पर आपका फंक्शन एनालिटिक होगा। फटाफट स्टेटमेंट नोट करो तो इसका प्रूफ कराते हैं। ये लास्ट थ्योरम है, बस इसके बाद ये चैप्टर न्यूमेरिकल तक सिमट जाएगा। प्रूफ की शुरुआत करते हैं इसके। इसमें थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना, क्योंकि इसका प्रूफ काफी ज्यादा लेंथी होगा, है काफी आसान, लेकिन बस लेंथी चीजें थोड़ी सी तकलीफ भरी हो जाती हैं कि वो इतनी लंबी में खिंच जाती हैं कि पता चलता है कि धैर्य जवाब देने लगता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम, हाँ, हमें ये कहना है कि हमारा फंक्शन f ऑफ z रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से बनी हुई सर्किल के अंदर में, यानी सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर में एनालिटिक है। अगर इसको एनालिटिक कहना है ना, तो इसका मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स की दुनिया में डिफरेंशियल का मतलब होता है कि आपका पाथ इंडिपेंडेंट होना, यानी हमको इन शॉर्ट कहना है कि हमको f डैश ऑफ z को एग्जिस्ट कराना है। अगर f ऑफ z के लिए f डैश ऑफ z एग्जिस्ट कर गया, तो इसका मतलब हमारा दिया गया फंक्शन f ऑफ z इसके अंदर में किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक है। अच्छा, इस पॉइंट z को हम नॉर्मली ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आर्बिट्री पॉइंट सिलेक्ट किया सर्किल के अंदर का, जब सर्किल के अंदर का आर्बिट्री पॉइंट सिलेक्ट किया और उसके बाद में हमको f डैश ऑफ z मिल गया, तो इसका मतलब इस सर्किल में किसी भी जगह पर हम खड़े होंगे हमको f डैश ऑफ z मिलेगा, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और जिस दिन सम फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उस दिन हम कह सकते हैं हमारा सम फंक्शन कैसा होगा, एनालिटिक होगा। तो मेन थीम यही है कि अंदर में एक जनरल आर्बिट्री पॉइंट z मानेंगे और उस आर्बिट्री पॉइंट पर हम इसके लिए डेरिवेटिव को एग्जिस्ट कराएंगे। शुरुआत करते हैं। प्रूफ में लिखा, प्रूफ छोटे छोटे टुकड़े पर हम इसको लिखेंगे या चलते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी मिटा दिया जाएगा। लिखना, लेट माना f ऑफ z एक पावर सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं, लेट f ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a n z टू द पावर n, ये लिया। और हमारे पास एक डिराइव्ड सीरीज हमेशा होती है, उसकी बात कर रहे हैं। g ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इंटू a n z टू दी पावर n माइनस 1, और n वेरी कर रहा है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये दो पावर सीरीज हमारे पास मौजूद है, और अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि इन दोनों ही पावर सीरीज का, चूंकि ये इसकी डिराइव्ड सीरीज है, इसलिए इन दोनों ही पावर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी एक बराबर होगी। इस बात को भी लिख लेते हैं। लेट कैपिटल R, लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, be the radius of convergence, let capital R be the radius of convergence of summation
ए एन जेड टू द पावर एन, एन वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। और अगर इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो यही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी दूसरे के लिए होगी, तो कॉमा करके लिख लेना, देन कॉमा में लगाना, सीधे लिखना, देन कैपिटल आर इज आल्सो द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, is also the radius of convergence, is also the radius of convergence of summation n into a n z to the power n minus 1 और n वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इतनी दूर तक हमने कोई नई बात नहीं कही, सिर्फ एक पावर सीरीज f ऑफ z थी, उसके डिफरेंशिएट करके उससे बनी हुई दूसरी डिराइव्ड सीरीज हमने निकाली, और अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि दोनों ही सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी एक बराबर होगी। इतना ही स्टेटमेंट अभी तक हमने लिखा हुआ है। इसके बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, विच इज द डिराइव्ड सीरीज ऑफ द एबव। हालांकि याद रहे तो बेहतर है, फिर भी अगर जिनको दिक्कत हो उनके लिए हम लिखते हैं विच इज द डिराइव्ड सीरीज, विच इज द derived series of summation a n z to the power n और n वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये ठीक, कोई नई बात नहीं, अभी तक जो था जैसे था वैसा ही हमने लिखा हुआ है। अब आते हैं जहां से तुम लोगों को अपने दिमाग में बातें याद रखनी है कि किस तरीके से ये प्रूफ किया जाता है। हम पहले ही बोले हैं कि एक सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस है, इसी सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर में हमको फंक्शन को, इस सम फंक्शन को हमको एनालिटिक प्रूफ करना है। तो इसको एनालिटिक प्रूफ करने के लिए अब ये कंफ्यूजन होने कि उधर भी एफ ऑफ जेड लिखे, इधर भी हम एक जनरल पॉइंट इसके अंदर में मान लें कि इसके अंदर में एक जनरल पॉइंट जेड है, ठीक। और जब ये जनरल पॉइंट जेड है तो इसी जनरल पॉइंट जेड पर हम फंक्शन के लिए एफ डैश ऑफ जेड को निकाल लेंगे। अगर ये मिल गया तो पॉइंट जेड हमने सर्किल के अंदर में जनरल पॉइंट माना है, मतलब जेड कहीं भी रहे, कहीं भी हर एक जगह पर हमको एफ डैश ऑफ जेड मिल जाएगा। और जब हर एक पॉइंट पर एफ डैश ऑफ जेड मिलेगा तो इसका मतलब इस सर्किल के हर एक पॉइंट पर हमारा दिया गया फंक्शन कैसा हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है। कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशिएबिलिटी पाथ इंडिपेंडेंट होती है, यानी मेरा दिया गया फंक्शन आज की तारीख में एनालिटिक हो रहा है विद इन द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंसी। यही काम हमको करना है। तो अब हम इसी जनरल पॉइंट जेड को मानने चल रहे हैं कि सर्किल के अंदर में कोई भी एक पॉइंट दिया गया है जो कि जेड है। और मेरे ख्याल से तुम लोगों को लिमिट याद होनी चाहिए, जो डेरिवेटिव के लिए लिमिट लिखी जाती थी, बदला हुआ फंक्शन एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस पुराना फंक्शन एफ ऑफ जेड अपॉन फंक्शन के मान में हुई बढ़ोतरी। अगर ये बात याद है तब तो ठीक, नहीं याद है तो फिर से याद करना। ये पॉइंट एच कोई बहुत ज्यादा दूर पर नहीं था, ये जेड के बगल में यानी उसके नाइबरहुड में मौजूद पॉइंट होता था। कह सकते थे जेड से बस थोड़ा सा ही आगे ये एच होता था। तो इसी सारी थीम को लेकर के हम वापस चल रहे हैं। चलो शुरुआत करें। लिखना लेट, माना लेट स्मॉल जेड बी एनी पॉइंट, small z be any point, let small z be any point within the circle, वर्डिंग पर ध्यान देना। हम सर्किल के अंदर का पॉइंट ले रहे हैं, ना कि सर्किल की बाउंड्री पर, ना सर्किल के बाहर का, क्योंकि हमको पता है बाहर और बाउंड्री पर, बाहर तो डाइवर्स करेगा, बाउंड्री पर कुछ भी हो सकता है। और हमको एनालिटिसिटी वाला बात करनी है सर्किल के अंदर, इसीलिए हम विदिन की बात कर रहे हैं। माना जेड कोई भी एक पॉइंट है जो सर्किल के अंदर में मौजूद है, और सर्किल कौन सी है, सर्किल वो है जिसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कैपिटल आर है, यानी मॉड जेड इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक। सो दैट इस प्रकार, सो दैट सोचो जिस दिन जेड, ये जो जेड हमने माना है ये सर्किल के अंदर का पॉइंट है, तो इसका मतलब एक बात तो साफ है, आज की तारीख में हम ये लिख सकते हैं कि कंफर्म है मॉड ऑफ जेड लेस देन कैपिटल आर होगा। जिस दिन हम सर्किल की बात करते हैं
उस दिन सर्किल के लिए होता है मॉड जेड इज इक्वल टू आर, यानी हर वो पॉइंट परिधि पर मौजूद होगा जिसकी सेंटर से दूरी एक बराबर हमेशा आर बनी रहती है। ये सर्किल जिस दिन अंदर वाला हिस्सा भी कंसीडर करने लगते हैं उस दिन सर्किल क्या है, उस दिन हम डिस्क की बात कर रहे होते हैं। तो अब चूंकि जो पॉइंट हमने जेड लिया है वो सर्किल के अंदर का लिया है, अब जब दूरी निकालेंगे ना तो वो दूरी यानी पॉइंट जेड की सेंटर से दूरी रेडियस आर से कम बैठेगी। जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए हम इधर फिगर फिर से बना रहे हैं, ध्यान देना। ये सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस है, ये हमारा सेंटर है जो कि ओरिजिन है, और ये रेडियस हमने कैपिटल आर मानी हुई है। हम कह रहे हैं ये रेडियस कैपिटल आर है, हम कह रहे हैं जो पॉइंट जेड हमने सेलेक्ट किया है ये इसके अंदर का पॉइंट है। चलो हम यहाँ कहीं पर जेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब गौर करो ये जेड है, जेड की सेंटर से दूरी निकालो। जेड की सेंटर से दूरी कितनी होगी, मॉड ऑफ जेड माइनस 0 होगी, यानी सिंपली कहते हैं मॉड ऑफ जेड होगी, और सेंटर की ये रेडियस ये कैपिटल आर, ये टोटल रेडियस है। अब सोचो ये दूरी सिर्फ इतनी और ये दूरी ये पूरी वाली हिस्सा, तो इसका मतलब है जिस दिन आप सर्किल के अंदर रहोगे उस दिन मॉड ऑफ जेड लेस देन कैपिटल आर होगा। लिख लो इसे, शो दैट मॉड ऑफ जेड लेस देन कैपिटल आर, ठीक। आल्सो इसके साथ ही आल्सो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, आल्सो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर also there exists a real number small r greater than 0, small r greater than 0। इसके साथ ये भी तय है कि यहाँ पर एक रियल नंबर स्मॉल r greater than 0 ऐसा जरूर मौजूद होगा कि हम कह सकें such that कि ये स्मॉल r greater than z mod z and less than कैपिटल R होगा। दिमाग चलाना, रियल एनालिसिस का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। मॉड z कुछ भी है, मॉड लग गया, आज की तारीख में एक रियल नंबर आएगा। कैपिटल आर रेडियस है, रेडियस यानी कि एक लंबाई है, वो भी रियल नंबर है। और हम जानते हैं दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आते हैं, तो इसका मतलब आप जेड को कैसा भी मानो, आप एकदम बाउंड्री के नजदीक का भी पॉइंट मानो। सोचो हमने जेड को यहाँ लिया एकदम यहाँ, और यहाँ पर पहुंचेंगे इतनी दूरी हमारी कैपिटल आर है, तो ये जो बीच में ये जगह आई ये मॉड जेड एक रियल नंबर और कैपिटल आर दूसरा रियल नंबर, दो रियल नंबर के बीच में हमेशा कुल कितने रियल नंबर आएंगे, इनफाइनाइट। इसी के बीच में हमने एक नंबर को स्मॉल आर मान लिया, तो हम कह रहे हैं कंफर्म है कि यहाँ पर एक रियल नंबर स्मॉल आर ऐसा जरूर आएगा जो ग्रेटर देन 0 होगा, और मॉड ऑफ जेड कंफर्मली लेस देन आर होगा और आर लेस देन कैपिटल आर होगा, यानी ये स्मॉल आर इन दोनों रियल नंबर के बीच में बैठेगा। नोट कर लीजिए। शुरुआत करते हैं फिर इसमें। लिखना देन अब ध्यान दें, इस जेड ये जेड जो हमने सेलेक्ट किया है ये सर्किल के अंदर का सेलेक्ट किया है, और सर्किल कौन सी, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंसी है। हम जानते हैं सर्किल ऑफ कन्वर्जेंसी के अंदर जितने पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पर हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी, तो हम इसी जेड के लिए बात लिख रहे हैं। इसका मतलब इस जेड के लिए जिसको हमने सर्किल के अंदर में चुना हुआ है, इस जेड के लिए समेशन ए एन, और इसी जेड की बात कर रहे हैं, जेड टू द पावर एन इज कन्वर्जेंट is convergent, ठीक, for mod z less than r, for mod z less than कैपिटल R, यानी ये जो जेड हमने अंदर का चुना हुआ है इस जेड पर जो हमारी सीरीज दी गई है वो सीरीज कन्फर्मली कन्वर्ज करेगी ही करेगी। सो दैट इस प्रकार, फिर सुनना ध्यान से, चूंकि ये सीरीज कन्वर्ज कर गई, ये कन्वर्ज कर गई, इसका मतलब ये सीरीज चलते 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 कहीं पर जाकर के रुक गई। अगर ये सीरीज चलते हुए रुकी ना होती तो हम एक वर्डिंग बोलते जो बड़ी फेमस वर्डिंग है कि अगर कोई सीरीज रुकने का नाम नहीं ले रही, आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब वो किसी भी बड़े से बड़े नंबर को भी एक दिन पार कर जाएगी, और पार कर जाएगी तो वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट नेचर की,
लेकिन कन्वर्जेंट नेचर की सीरीज का एक बिहेवियर होता है कि वो चलते चलते किसी एक डेस्टिनेशन पर रुकती हुई नजर आ रही है। अगर वो रुक रही हैं तो जो भी रुक रहा है निश्चित तौर पर उससे बड़ा कोई ना कोई मौजूद होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अब ये जो सीरीज होगी ये पक्का बाउंडेड होगी, यानी इससे बड़ा एक नंबर कोई मौजूद होगा। ये पूरी की पूरी सीरीज का जोड़ उस नंबर से कम बैठ रहा होगा। लिखना इसी बात को। सो दैट इस प्रकार समेशन ये an, और अब सुनना ये जो r माने है ना, इस r के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। r जो पॉइंट है वो कैपिटल R और मॉड ऑफ z इन दोनों के बीच में मौजूद है, तो इस z की जगह पर r भर दो, r टू दी पावर। अब ये पूरा का पूरा रियल नंबर की सीरीज हो गई। ध्यान देना ये लिखा गया है a0 r की पावर 0 यानी a0 प्लस a1 r टू दी पावर 1 प्लस a2 r टू दी पावर 2 प्लस a3 r टू दी पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an r टू दी पावर n प्लस अप टू सो ऑन। और r पॉइंट कैसा है? सर्किल के अंदर का पॉइंट है। सर्किल के अंदर के सारे पॉइंट पर सीरीज कभी डाइवर्ज कर ही नहीं सकती। अगर उसके अंदर के सारे पॉइंट पर सीरीज डाइवर्ज कर गई होती तो सीरीज का नेचर ही कभी कन्वर्जेंसी का ना आता। इसका मतलब r पर भी जब हम r लगा रहे हैं तो r पर भी ये सीरीज कैसी होगी? कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब ये सीरीज बाउंडेड होगी। तो इसी बात को लिख रहे हैं, चूंकि ये सीरीज कन्वर्जेंट है इसलिए अगर आप z की जगह पर r रखते हो तो ये जो हिस्सा निकल करके आ रहा है, ये जो टुकड़ा, ये जो जोड़ आ रहा है, ये जोड़ कन्फर्मली बाउंडेड होगा। ये पर्टिकुलर किसी एक नंबर के ऊपर नहीं जा पाएगा, उसके नीचे ही बैठा रहेगा। लिखते हैं इस बात को। समेशन an r टू दी पावर n इज बाउंडेड, इज बाउंडेड। अभी सिर्फ और सिर्फ भूमिका तैयार कर रहे हैं थ्योरम को प्रूफ करने की। अभी सारी बातें जितनी अंदर में चर्चा हो सकती हैं इसके ना, वो सारी बातों की चर्चा कर रहे हैं। समेशन an r टू दी पावर n इज बाउंडेड। लिखना अगर ये बाउंडेड है तो कंफर्म है एक नंबर कोई एग्जिस्ट करेगा कि उस नंबर से ये जोड़ हमेशा कम बैठेगा, उसको भी लिख देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ देयर एग्जिस्ट, यहीं पर मौजूद होगा अ फाइनाइट रियल नंबर, अ फाइनाइट रियल नंबर कैपिटल M। यहां पर एक फाइनाइट रियल नंबर कैपिटल M मौजूद होगा ग्रेटर देन 0 सच दैट, जो इस प्रकार होगा सच दैट कि हम लिख सकें मॉड ऑफ an r टू दी पावर n कन्फर्मली लेस देन कैपिटल M। समेशन से कंफ्यूज ना होना कि हमने पूरे समेशन को नहीं बोला। जब ये पूरा का पूरा जोड़ बाउंडेड है ना तो इसका मतलब इसका हर एक टर्म जो होगा वो हर एक टर्म किसी ना किसी नंबर से छोटा होगा। तो हर एक टर्म की बात करने से अच्छा हम सीधे nth टर्म की बात कर रहे हैं कि जो आपका nth टर्म होगा an r टू दी पावर n वो भी किसी एक फाइनाइट रियल नंबर से कम बैठेगा। मॉड ऑफ an r टू दी पावर n लेस देन कैपिटल M। और इससे हम एक और बात निकाल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ an मॉड ऑफ r टू दी पावर n। लेकिन ध्यान दो r रियल नंबर सेलेक्ट किए थे, अगर r रियल नंबर है तो मॉड लगाओ या ना लगाओ इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग r को ऑलरेडी पॉजिटिव माने थे। देखना ये मॉड पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इससे बड़ी क्वांटिटी हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। मॉड आए ना आए अपने से कोई फर्क नहीं, यानी हम इसको सीधे लिख सकते हैं आज की तारीख में मॉड ऑफ an इज कन्फर्मली लेस देन m अपॉन r टू दी पावर n। जिनको दिक्कत है वो सुने, इसको पहले हमने तोड़ा मॉड ऑफ an इंटू मॉड ऑफ r टू दी पावर n लेस देन कैपिटल M, इसको नीचे भेज दिया, लेकिन रियल होने की वजह से मॉड का कोई असर नहीं, यानी सीधे लिखते हैं मॉड ऑफ an लेस देन कैपिटल M अपॉन r टू दी पावर n। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। नोट करो इतना, और ये मिट गया r टू दी पावर n। ये एक बात आई जिसका हम आगे चल करके इस्तेमाल करेंगे। फिर चल आगे बोलना, लिखना फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए, फॉर, क्योंकि हम हर बार मॉड जेड लगा रहे हैं और अपने को पता है मॉड जेड कुछ भी एक रियल नंबर आएगा, तो उस रियल नंबर को हम अपनी सुविधा के लिए रो मानते हैं, जिससे हमको ये मॉड वाला बवाल ना पालना पड़े। जब जहां जरूरत पड़ेगी हम मॉड लगाएंगे, अदरवाइज कोई जल्दी नहीं, सीधे रो रख करके हम अपना काम कर लेंगे। तो ये केवल अपनी सुविधा के लिए अब माना जा रहा है। फॉर द sake of convenience, for the sake of convenience,
फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के लिए बी राइट हम लिखते हैं, बी राइट मॉड जेड इज इक्वल टू रो, एक बार, और z के बगल में अभी हमने कहा था ना, z के जस्ट बगल में एक पॉइंट h को सिलेक्ट किया जाएगा, तभी तो हम फंक्शन की बदली हुई वैल्यू माइनस फंक्शन की पुरानी वैल्यू करेंगे। उस h को भी, क्योंकि हम z के बगल में जा रहे हैं, z एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के बगल में जो h ले रहे हैं वो भी कैसे होगी, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, और उसका मॉड कैसा होगा, रियल नंबर होगा। तो हम उस h के लिए भी मॉड अप्लाई करते हैं, और वो इतना छोटा लेंगे ना कि हम उसको एप्सिलॉन मान सकते हैं, और मॉड ऑफ h इज इक्वल टू एप्सिलॉन। कंफ्यूज ना होना कि अभी h की एंट्री नहीं हुई तो फिर h कैसे मान लिया। हम पहले बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में केवल एक बात चल रही है कि हमको बदला हुआ फंक्शन माइनस पुराना फंक्शन अपॉन हुई बढ़ोतरी h, इसको कैलकुलेट करना है, यही हमारा f डैश ऑफ z बनता है। तो जब ये f डैश ऑफ z बनता है तो इसके लिए हमें z के बगल में एक पॉइंट h को मानना पड़ेगा। वो पॉइंट h जो हम मानेंगे, z कॉम्प्लेक्स है तो इसके बगल का पॉइंट जो h लेंगे बहुत बहुत माइन्यूट बगल में लेंगे, इसीलिए एप्सिलॉन रख दिया। वो भी कैसा होगा, एक कॉम्प्लेक्स होगा, और कॉम्प्लेक्स तो उसका मॉड एक रियल नंबर होगा, और छोटे से भी छोटा रियल नंबर एप्सिलॉन लिया जाता है, इसीलिए हम इस बात को अभी लिख रहे हैं। हम मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रो मान रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, मॉड ऑफ h इज इक्वल टू एप्सिलॉन मान रहे हैं, और दो के दोनों रियल क्वांटिटी है, यानी रियल नंबर है। मॉड z इज इक्वल टू रो, मॉड h इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक, अब सुनना, h को किस हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। h बहुत बगल का पॉइंट है, लिखना h इज सो चूजन दैट, h इज सो चूजन दैट, h को इस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है कि ये इतना छोटा पॉइंट है कि मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ h, ये दोनों का मॉड निकाल के जो दोनों रियल नंबर आ रहे हैं, इन दोनों रियल नंबर को ऐड करते हैं तो ये r को पार नहीं कर पाते, लेस देन r। वापस फिगर देखना, फिगर कुछ ऐसा था, यहाँ पर हमने पॉइंट लिया z, ठीक, ये सेंटर है, और ये रेडियस आई थी कैपिटल R। हमने कहा था अगर z पॉइंट है तो इसका मतलब मॉड z और r, इनके बीच में एक रियल नंबर r बैठेगा। हम h को इस z के बगल का ही पॉइंट मान रहे हैं, इतने नजदीक का मान रहे हैं कि इन दोनों का मॉड करके जब हम ऐड करते हैं, यानी मॉड z प्लस मॉड h, तब पर भी ये जोड़ r को पार नहीं कर पाता है, क्योंकि h बहुत छोटा है, इसीलिए मॉड h इज इक्वल टू एप्सिलॉन माने अपनी क्वालिटी के, आप सॉरी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको जितना छोटा चाहे उतना छोटा मान सकते हैं। तो लिखा गया है h इज सो चूजन दैट मॉड z प्लस मॉड h लेस देन स्मॉल r। लिख दो इस बात को। अब यहां से दिमाग खोल के सब काम करना, यहां से हम प्रूफ की शुरुआत कर रहे हैं। लिखना, अब हम एक बार सब मिटा रहे हैं और मेन प्रूफ यहां से शुरू होता है, अब तक केवल भूमिका थी। चल शुरुआत करते हैं। नाउ डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है, इसलिए मॉड ऑफ, ठीक, बदला हुआ फंक्शन f ऑफ z प्लस h माइनस पुराना फंक्शन f ऑफ z अपॉन हुई बढ़ोतरी स्मॉल h, ठीक, माइनस g ऑफ z। अब दिमाग में आया होगा g ऑफ z क्यों लिख दिए, इसलिए लिख दिए क्योंकि याद करो f ऑफ z क्या था, f ऑफ z सीरीज थी समेशन a n z टू दी पावर n, और g ऑफ z कौन था, g ऑफ z इसी को तो डिफरेंशिएट करके बना था, यानी सही कहा जाए तो f डैश ऑफ z ही तो g ऑफ z है। यानी अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि साफ तौर से आंख से देखने पर पता चलता है कि अगर आपके पास ये सीरीज है तो इसका डेरिवेटिव g ऑफ z भी आपके पास मौजूद है, और इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इस तरीके से काम करते हुए केवल ये दिखा रहे हैं कि यही इसके लिए डेरिवेटिव का काम कर रहा है, यानी ये पाथ इंडिपेंडेंसी को भी हम एक हिसाब से क्लियर कर दे रहे हैं। तो f डैश ऑफ z बराबर अगर g ऑफ z निकाल दिए, ये इतनी क्वांटिटी f डैश ऑफ z कहलाती है, लिमिट अप्लाई करते हैं बस, लिमिट s टेंडिंग टू 0, तो ये क्वांटिटी f डैश ऑफ z है। अगर f डैश ऑफ z बराबर g ऑफ z हो जाए तो g ऑफ z तो ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब f डैश ऑफ z भी एग्जिस्ट करेगा, और f डैश ऑफ z के एग्जिस्ट करने का मतलब है फंक्शन f ऑफ z का क्या होना, एनालिटिक होना। तो इनके बीच का अंतर कम से भी कम, यानी टेंडिंग टू 0 दिखा रहे हैं हम लोग, इसीलिए ये फंक्शन माइनस
जी ऑफ जेड, ये डिफरेंस कैलकुलेट करें, ये डिफरेंस कितना आएगा। अगर ये डिफरेंस बड़ा आ गया, टेंडिंग टू जीरो ना हुआ, तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ जेड और जी ऑफ जेड आपस में बराबर नहीं है, और अगर आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पाथ पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये टेंडिंग टू जीरो हो गया तो मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट है और मेरा दिया गया फंक्शन एफ ऑफ जेड उस दी गई सर्किल के अंदर में एनालिटिक होगा। शुरुआत करते हैं। चल बारी बारी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले दिमाग चलाना। एफ ऑफ जेड क्या था? एफ ऑफ जेड था समेशन ए एन जेड टू दी पावर एन। तो सोचो एफ ऑफ जेड प्लस एच क्या होगा? एफ ऑफ जेड प्लस एच होगा समेशन ए एन जेड प्लस एच टू दी होल पावर एन। दोनों वैल्यू उठा करके पुट कर रहे हैं, ये हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ जेड प्लस एच रख रहे हैं समेशन एन वैरी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी और ए एन जेड प्लस एच टू दी होल पावर एन माइनस एफ ऑफ जेड यानी समेशन एन वैरी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड टू दी पावर एन होल डिवाइडेड बाई एच माइनस जी ऑफ जेड। अच्छा जी ऑफ जेड भी रख देते हैं। जी ऑफ जेड यानी उसको डिफरेंशिएट करके बनी हुई सीरीज थी, तो उसे रखें अगर तो वो होगा समेशन एन वैरी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एन इंटू ए एन जेड टू दी पावर एन माइनस वन पूरे का मॉड। लिख दो। बहुत ध्यान से इस पर काम करना क्योंकि अब ये कैलकुलेशन लंबी होने वाली है, हालांकि है काफी आसान है। इसके बाद एक काम करो, समेशन को पूरे में से बाहर निकाल लो तो ये हमारे पास आएगा। अब ये तो छोटा सा हो चुका है, इसको पढ़ा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू समेशन बाहर खींच रहे हैं मॉड ऑफ मॉड बाहर पड़ा हुआ है, ठीक, समेशन एन वेरी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी और ए एन को भी बाहर निकाल लो। ए एन बाहर आया, जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर में लिख दे रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर में हमारे पास बच रहा है जेड प्लस एच टू दी होल पावर एन माइनस अगला वाला हिस्सा देखते हैं। अगला बच रहा है जेड टू दी पावर एन होल डिवाइडेड बाई एच माइनस उधर का हिस्सा निकालो। समेशन ए एन को बाहर निकाल चुके हैं तो एन इंटू जेड टू दी पावर एन माइनस वन बचा, तो एन इंटू जेड टू दी पावर एन माइनस वन, ये और पूरा मॉड। अब अगला काम ये करो ना, मॉड को अंदर भेज दो और मॉड के अंदर जाते ही सब लेस देन लेस देन लेस देन चलने लगेंगे। लिखना यानी दिस क्वांटिटी कन्फर्मली लेस देन आर इक्वल टू, चलो मॉड अंदर भेज रहे हैं, ध्यान देना। दिस क्वांटिटी कन्फर्मली लेस देन आर इक्वल टू समेशन एन वैरी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, ठीक, मॉड ए एन सब पर मॉड अंदर भेज रहे हैं, मॉड ऑफ ए एन, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बनाना और ब्रैकेट के अंदर में ये मॉड को एकदम अंदर भेज रहे हैं, तो ये है मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ एच टू दी होल पावर एन, ये रहा माइनस मॉड ऑफ जेड टू दी होल पावर एन और डिवाइडेड बाई एच, क्योंकि होल डिवाइडेड बाई एच ये रहा। और बाकी वाला उधर का हिस्सा निपटा दो तो माइनस एन तो बाहर आ जाएगा, मॉड जेड टू दी पावर एन माइनस वन। सर ये गलती हो गई, ये मॉड एच होना चाहिए, हाँ ठीक। अच्छा माइनस एन और इसे निपटा सकते हैं मॉड जेड टू दी होल पावर एन माइनस वन, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज्ड, लिख लो फटाफट। ठीक, इतने की बात लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी जो हमारे पास आया उसको देखते हैं। ये मॉड ऑफ दिस इंप्लाइज दैट, अब इनको लिख रहे हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई एच माइनस जी ऑफ जेड, ये दिस इज लेस देन आर इक्वल टू, इनकी बात देखना, इनको लिख रहे हैं लेस देन आर इक्वल टू समेशन एन वेरी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, मॉड ए एन को तो एज इट इज रहने तो बिल्कुल टच ना करो, लेकिन अंदर के हिस्से देखना। मॉड जेड को देखो तो मॉड जेड को हमने कहा था
इसको अपनी सहूलियत के लिए हमने रो माना था और मॉड एच को हमने एप्सिलॉन माना था, तो इसका मतलब ये हो गया रो प्लस एप्सिलॉन टू दी होल पावर m होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। मॉड एच की वैल्यू एप्सिलॉन पुट कर दी। एक चीज फिर छूटी शायद, हाँ ये छूटा, ये माइनस मॉड जेड रो था माइनस रो टू दी पावर n। अभी पहला हिस्सा लिखा है, मॉड जेड की जगह पर रो रखा, मॉड एच की जगह पर एप्सिलॉन, तो रो प्लस एप्सिलॉन टू दी होल पावर n माइनस रो टू दी पावर n डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। इसको मिड में कर देते हैं एप्सिलॉन, उधर वाले हिस्से में रखो, उधर वाले में रखें तो लिखा गया माइनस n इंटू रो टू दी पावर n माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज, लिख दो इसे। फिर याद करो जहां पर हमने ये रिलेशन निकाला था मॉड ए एन इंटू आर टू दी पावर एन लेस देन कैपिटल एम, ये इसको बाउंडेड कहा हुआ था। कहे थे अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो सीरीज के कन्वर्ज करने से इस बात का अंदाजा तो बिल्कुल लगाया जा सकता है कि इसका जो भी जितने भी टर्म है वो पर्टिकुलर एक किसी बड़े से बड़े नंबर से छोटे आ रहे होंगे, और छोटे आ रहे होंगे तो मॉड ऑफ ए एन आर टू दी पावर एन लेस देन कैपिटल एम माना था। और यहाँ से अगर याद हो तो एक रिलेशन हम लोगों ने निकाला था, रिलेशन था मॉड ऑफ ए एन इज लेस देन, इसको रियल नंबर कहे हुए थे, तो कैपिटल एम अपॉन आर टू दी पावर एन, ये लिख सकते हैं। इसको हटा रहे हैं, ये हटा रहे हैं, तो ये पूरी क्वांटिटी में सिर्फ इसकी जगह पर m अपॉन r के रखें तो कंप्लीटली लेस देन लिख सकते हैं, यानी दिस क्वांटिटी इज लेस देन समेशन n वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और इसको लिख सकते हैं कैपिटल m अपॉन r टू दी पावर n। इस मॉड a n की जगह पर इस बात को लिखा गया है। ठीक, अगला काम करो ना, पूरे में से एप्सिलॉन को बाहर खींच लो, एप्सिलॉन को बाहर खींचेंगे तो बाहर आएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन, और ब्रैकेट में देखो क्या छूटा, ब्रैकेट में जो छूटा उसको लिखा जाए तो लिखा गया है रो प्लस एप्सिलॉन टू दी होल पावर n माइनस रो टू दी पावर n, और माइनस n एप्सिलॉन रो टू दी पावर n माइनस 1। ये एप्सिलॉन बाहर खींचे तो एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इसे। अगला काम लिखा, एप्सिलॉन को बाहर रोक के रखो, r टू दी पावर n, चूंकि सबकी पावर n आपको नजर आ रही है, r टू दी पावर n को अंदर भेज दो, यानी 1 अपॉन r की n अंदर भेज रहे हैं, ऊपर लिखेंगे। बस दिमाग में एक बात बैठा करके रखो, ये क्वांटिटी लिमिट अप्लाई करने पर टेंडिंग टू 0 हो जाए, ये क्वांटिटी टेंडिंग टू 0 हुई मतलब इन दोनों के बीच का अंतर टेंडिंग टू 0 होगा, मतलब ये बराबर हो गया g ऑफ z के, और ये मतलब f डैश ऑफ z बराबर g ऑफ z। तो अभी आगे चल करके ना ये पूरी क्वांटिटी हम लोग टेंडिंग टू 0 करने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं। मूड तो ये भी हो रहा है कि समेशन n वैरी 0 टू इंफिनिटी चल रहा है, तो एक काम ना करें 1 अपॉन एप्सिलॉन को इस समेशन के साथ अंदर भेज देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चलो, तो इसका मतलब हमारे पास है मॉड ऑफ, फिर हम इसको लिख रहे हैं f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाई स्मॉल h माइनस g ऑफ z। ठीक, दिस इज लेस देन, चलो अंदर भेज लें इनको, समेशन के साथ अंदर भेज रहे हैं, ध्यान देना। m अपॉन एप्सिलॉन बाहर छोटा, m अपॉन एप्सिलॉन ब्रैकेट के अंदर का किस्सा देखना, ब्रैकेट के अंदर के किस्से में पहले तो समेशन भेज दो, तो समेशन n वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, सुनो r टू दी पावर n अंदर गया, तो ये अंदर गया तो बना एप्सिलॉन सॉरी रो प्लस एप्सिलॉन की n अपॉन r टू दी पावर n, दोनों की ही पावर n लगा है, तो क्या इसको ये नहीं लिख सकते कि रो प्लस एप्सिलॉन अपॉन r टू दी होल पावर n। ये देखिएगा, ये इतनी क्वांटिटी हमने बाहर छोड़ दी है और इन दोनों को अंदर लेकर के जा रहे हैं। अंदर जाते ही समेशन n वैरी 0 टू इंफिनिटी, समेशन तो अब सब पर बारी बारी अप्लाई होगा तीनों हिस्से पर, तो समेशन n वैरी 0 टू इंफिनिटी और रो प्लस एप्सिलॉन की n अपॉन r की n, मतलब रो प्लस एप्सिलॉन अपॉन r होल टू दी पावर n कर दिया। ठीक, इसी तरह से इन पर जब तो रो टू दी पावर n अपॉन r टू दी पावर n, यानी रो अपॉन r होल टू दी पावर n, और साथ में समेशन चिपका है, यानी माइनस समेशन
n वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी रो अपॉन r अप टू द होल पावर n। ये हो गया। हाँ, अगले वाले में आते हैं। सुनो, r टू द पावर n और रो टू द पावर n माइनस 1। तो एक काम करो ना, रो टू द पावर n माइनस 1 इसको लिख सकते हैं रो टू द पावर n इंटू रो टू द पावर माइनस 1। तो ये लिखा जा सकता है रो टू द पावर n अपॉन रो। उस एक रो को इसके साथ बैलेंस कर दिया जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं ये माइनस समेशन n वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। या रुको रुको रुको, ध्यान देना एप्सिलॉन पहले से मौजूद है। एक रो की माइनस 1 को नीचे ला रहे तो रो अपॉन सॉरी एप्सिलॉन अपॉन रो को बाहर रोक ले रहे हैं, इसको भी नहीं लिख रहे। देखना एप्सिलॉन अपॉन रो बाहर रोक लिए, अब समेशन को भेज रहे हैं समेशन n वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये हिस्सा हुआ। अब सुनना n इंटू n साथ में रहेगा क्योंकि सिग्मा n पर रन कर रहा है, तो n इंटू रो की n r की n, यानी n इंटू रो अपॉन r अप टू दी होल पावर n, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये हाँ लिख लो इसे। और इसमें अगर तुम लोग ध्यान दो तो हमें सीरीज मिल रही है, दो जगह पर हमको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी मिल रही है। इनका हाल देखना, इनका इसको दिखा रहे हैं। वैल्यू एक एक पुट करने की शुरुआत करो तो क्या मिला, रो प्लस एप्सिलॉन अपॉन r टू दी होल पावर 0, इसका मतलब 1 मिलता है। तो चलो इनकी जगह पर कंसीडर करना 1 लिखा है। दिस प्लस रो प्लस एप्सिलॉन अपॉन r टू दी होल पावर 2, 2 रखने पर प्लस रो प्लस एप्सिलॉन, सॉरी पहले तो 1 रखे ना, इधर 0 रखा इधर 1 रखा, तो रो प्लस एप्सिलॉन अपॉन r टू दी पावर 2 प्लस रो प्लस एप्सिलॉन अपॉन r टू दी होल पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट जीपी मिल रही है, और जो इनफाइनाइट जीपी होती है उस इनफाइनाइट जीपी का सम हमको पता है a अपॉन 1 माइनस r होता था। तो a आज की तारीख में कितना है, 1 है, और r कितना है, रो प्लस एप्सिलॉन अपॉन r है। तो इस पूरी की पूरी इनफाइनाइट जीपी का जो सम निकल करके आएगा वो आएगा a का मतलब 1 अपॉन 1 माइनस r का मतलब रो प्लस एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल r, ये आएगा। यानी इस पूरी जीपी का सम सिर्फ और सिर्फ इतना आएगा। शुरुआत कर रहे हैं इस बात को लेकर के। याद रहे इसके लिए लिख लेना, ये जीपी है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसको देखो ना तो ये भी जीपी है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसमें धोखा मत खाना, ये अभी जीपी नहीं है, इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए अभी मत टच करना उसको। चलो शुरुआत करते हैं। यानी अब इतने की बारी लिखना है, इतने की बारी, दिस इज इक्वल टू, ये मत समझना इतना इक्वल टू, इतना इक्वल टू मतलब ये पूरी क्वांटिटी लेस देन दिस क्वांटिटी। m अपॉन एप्सिलॉन तो बाहर ही रहने दो, ब्रैकेट के अंदर में देखना। अब एक दिखा चुके हैं, इसका सम क्या आया, a अपॉन 1 माइनस r। तो a यहाँ पर कौन था, 1 था, क्योंकि पहला टर्म n बराबर 0 रखते ही 1 आ रहा है। तो a अपॉन 1 माइनस r, r यानी कॉमन रेशियो कितना, रो प्लस एप्सिलॉन अपॉन r। ये पहली वाली जीपी का सम आया। इसी तरीके से दूसरी वाली जीपी का सम देखते हैं। दूसरी जीपी में देखना, पहले तो माइनस साइन चिपका दो ऐसे, n बराबर 0 रखते ही कितना, 1, यानी पहला टर्म कौन हुआ, 1, a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो रो अपॉन r, रो अपॉन r। और वो जो दूसरा वाला टर्म दिखाई दे ना, एज इट इज छोड़ देना, उसको बिल्कुल टच भी ना करो। माइनस एप्सिलॉन अपॉन रो समेशन n वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n इंटू रो अपॉन r टू दी होल पावर n, ब्रैकेट क्लोज। लिख दो इसे। ये जो कुछ निकल करके आया ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब हम पहले इसको और सॉल्व करेंगे, फिर सीधे वैल्यू उठा करके रख देंगे। इसे यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 कह दो।
चलो बारी बारी इनको उनको सबको एक साथ सॉल्व करते हैं। लिखना, पहले हम इसके लिए बात कर रहे हैं, बट लेकिन इनकी बात करें 1/1 माइनस रो प्लस एप्सिलॉन अपॉन आर। ठीक, इसे सॉल्व किया जाए तो ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू आर से मल्टीप्लाई होगा, आर माइनस रो प्लस एप्सिलॉन, लेकिन माइनस से आते ही माइनस एप्सिलॉन, और ये आर ऊपर जाएगा तो ये हो गया आर अपॉन आर माइनस रो माइनस एप्सिलॉन। ये इसकी वैल्यू है पहले वाले की। ठीक, इसको ना यहीं पर इक्वेशन नंबर 2 कह लो, बाद में करेंगे ना इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इनका बवाल अपने को नहीं, इनका बवाल सीधा सीधा देखो ना, आर माइनस रो, अब ऊपर गया आर, इनका बवाल है, इसको सॉल्व करना है। चलो इसको सॉल्व करने के लिए तिकड़म बिठाते हैं। लेट, माना ये जो इतनी सीरीज नजर आ रही है, इतनी सीरीज, इस पूरी सीरीज को कैपिटल ए कह दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम लिख रहे हैं लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू समेशन n वैरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n इनटू रो अपॉन r टू द होल पावर n। ठीक, चलो इस सीरीज को ओपन करके लिखें, इसको तब सॉल्व कर पाएंगे आसानी से जब ये सीरीज पूरी ओपन होगी। इस सीरीज को ओपन करें, देन उसे सब वहीं पर रोके रखना है, इस पर निकाल दो। देन कैपिटल A इज इक्वल टू n 0 से चल रहा है ना, तो 0 रखो, तो 0 रखते ही पावर 0 यानी कि 1, और यहाँ से 0, पहला टर्म तो खत्म हो गया, 1 से शुरुआत कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 रखो, तो 1 रखते 1 इंटू रो अपॉन r की पावर 1, यानी सिर्फ और सिर्फ रो अपॉन r, पहला टर्म। n बराबर 2 रखो, 2 रखते ही तो प्लस 2 इंटू रो अपॉन r टू दी होल पावर 2, 3 रखते ही 3 इंटू रो अपॉन r टू दी होल पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। अब एक काम करो, ये जो सीरीज आई हुई है, इस सीरीज के दोनों तरफ रो अपॉन r का मल्टीप्लाई कर डालो। रो अपॉन r का मल्टीप्लाई करते देखो कितना मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट, दिख रहा है, रो अपॉन r का मल्टीप्लाई करें, देखना रो अपॉन r इंटू a इज इक्वल टू, रो अपॉन r का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा रो अपॉन r का होल स्क्वायर। हम इसके नीचे लिख रहे हैं, ये बना रो अपॉन r का होल स्क्वायर। अच्छा, रो अपॉन r का इसमें मल्टीप्लाई किए तो रो अपॉन r का होल स्क्वायर बना। अब रो अपॉन r का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो रो अपॉन r का होल क्यूब बनेगा, लेकिन साथ में 2 आएगा, तो प्लस 2 इंटू रो अपॉन r का होल क्यूब, और इस तरीके से अप टू सवाल चलता जाएगा। जिनको नहीं आया वो वापस सुने, मेन सीरीज ये थी, हमने इस सीरीज में रो अपॉन r का मल्टीप्लाई कर दिया, और लिखते वक्त ध्यान रखा कि जिस डिग्री का टर्म है उस डिग्री के नीचे वाले टर्म पर आए। तो हमने कहा जब रो अपॉन r का मल्टीप्लाई हुआ तो रो अपॉन r इंटू ए बना, इसमें रो अपॉन r का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना था, तो यहाँ आता रो अपॉन r का होल स्क्वायर, लेकिन वो यहाँ बैठा था ना, तो हम इसके ठीक नीचे थोड़ा सा ऐसे खिसका के लिख दिए रो अपॉन r का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई किए रो अपॉन r का, तो 2 इंटू रो अपॉन r का होल स्क्वायर था, एक और किए रो अपॉन r का होल क्यूब हो गया, उसको यहाँ लिख दिए अप टू स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, दोनों सीरीज को आपस में घटा लेते हैं, माइनस कर रहे हैं इसे, सुन करके थोड़ा सा लिखना, ये थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन फिर भी हम यहीं पर लिख रहे हैं जिससे दिक्कत ना हो। घटाएंगे तो ये आएगा 1 इंटू ए माइनस रो अपॉन आर इंटू ए को कॉमन कर दो तो 1 माइनस रो अपॉन आर इंटू कैपिटल ए इज इक्वल टू, कोशिश करना देखने की, काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया लेकिन फिर भी 1 माइनस रो अपॉन आर इंटू कैपिटल ए इज इक्वल टू, अब सुनो यहाँ तो कुछ नहीं है तो सिर्फ रो अपॉन आर उतर आएगा, रो अपॉन आर पहला टर्म, ध्यान देना घटा रहे हैं ना तो माइनस माइनस सब माइनस हो चुका है, तो 2 इंटू रो अपॉन आर का होल स्क्वायर और माइनस रो अपॉन आर का होल स्क्वायर, यानी केवल बचा प्लस रो अपॉन आर का होल स्क्वायर। यहाँ 3 रो अपॉन आर का होल क्यूब 2 रो अपॉन आर का होल क्यूब घट रहा है तो प्लस रो अपॉन आर का होल क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। और अगर निकाल डालो ये फिर एक एपी बन रही है, टोटल देखना है कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर क्यूब प्लस कैपिटल आर की 4 प्लस कैपिटल आर की 5 अप टू सो ऑन, एक इनफाइनाइट जीपी वापस मिल चुकी है और इस इनफाइनाइट जीपी का सम हमको पता है a अपॉन 1 माइनस आर। फिर अप्लाई कर देंगे, काम मेरा बन चुका है।
अब हम ये हिस्सा मिटा दे रहे हैं और ये भी मिटा दे रहे हैं। तुम लोग ना ऐसे यहीं पर लिख लेना, ये फिर से एक जीपी बन गई और इस जीपी का जोड़ हम लिख रहे हैं। इसका मतलब अब हमको मिल चुका है, इतने को पहले लिखते हैं 1 माइनस रो अपॉन आर इंटू कैपिटल ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट जीपी का सम ए अपॉन 1 माइनस आर। ए आज की तारीख में कौन है? रो बाई आर, तो रो अपॉन आर अपॉन 1 माइनस आर, आर यानी कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो भी कितना है? रो बाई आर, तो इसका मतलब रो अपॉन आर ये रहा। ठीक, चलो कैपिटल ए की वैल्यू मिल चुकी है। ये जिसको हमने कैपिटल ए माना था ना, इसी की वैल्यू हमको नहीं पता थी कि ये सम कितना आएगा। अब यहाँ से ये सम हम निकाल सकते हैं, यानी दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल ए बराबर देखो कितना मिला, कैपिटल ए बराबर मिला रो अपॉन आर अपॉन 1 माइनस रो अपॉन आर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 ये मिल गया। ये कैपिटल ए की वैल्यू आ गई। अब बस इक्वेशन नंबर 2 तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, ये यानी इसकी वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 सामने पड़ा है, इसकी वैल्यू, 2 और 3 को उठा करके इस इक्वेशन में रख दो। लिखना यूजिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1, यूजिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1। अब तुम लोग पूरा लिखना, हम यही मिटा करके आगे लिखते रहे हैं। ध्यान दो, जब 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करेंगे तो देखो इक्वेशन नंबर 1 कैसे रिड्यूस होगा। दिस क्वांटिटी लेस देन, वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेस देन कैपिटल एम अपॉन एप्सिलॉन विद इन ब्रैकेट, इसकी वैल्यू रखते हैं आर अपॉन आर माइनस रो माइनस एप्सिलॉन, ये होगा। उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस इस हिस्से को देखा जाए तो लिखा गया है आर अपॉन आर माइनस रो, ये रहा। ठीक, बाकी वैल्यू उधर रख देते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो ध्यान दो, अब हम यहीं से रख करके लिखा है, इसकी वैल्यू लिखा गया है एप्सिलॉन बाई रो इनटू कैपिटल ए की वैल्यू रखो, तो कैपिटल ए की वैल्यू ये है, ये कितना है रो अपॉन स्मॉल आर अपॉन 1 माइनस रो अपॉन आर का होल स्क्वायर। यहीं पर सिंप्लीफाई करके सीधे वैल्यू रख दे रहे हैं, देखना कितना है। दिस इज इक्वल टू, पहली बात तो रो से रो कैंसिल आउट हो गया, उड़ गया है, नीचे से आर स्क्वायर को कॉमन करोगे तो आर स्क्वायर कॉमन होकर ऊपर जाएगा, यानी एप्सिलॉन इनटू आर स्क्वायर, और ये अभी छूटा हुआ है 1 अपॉन आर होल डिवाइडेड बाई, इसका हाल देखना आर माइनस रो का होल स्क्वायर, आर माइनस रो का होल स्क्वायर, ये बना, यानी कुल मिला करके ना ये आर इस आर से कट जाएगा, बचेगा एप्सिलॉन आर अपॉन आर माइनस रो का होल स्क्वायर, उसको सीधे लिखते रहे हम। ठीक, माइनस एप्सिलॉन आर अपॉन आर माइनस रो का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में आया। ये सिंप्लीफाई हो चुका है, बस थोड़ा और सिंप्लीफाई, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे, थ्योरम कंप्लीट होने वाली है। चलो, और जितना आसान हो सकता है आसान करते हैं। दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना आर 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 सब में है, आर को कॉमन कर लो, ये हो जाएगा एम आर अपॉन एप्सिलॉन, ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा निकालते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो बचा उस पर निकाल जाओ, ब्रैकेट के अंदर बचा 1 अपॉन इनका देखना आर माइनस रो माइनस एप्सिलॉन, कुछ ऐसा लिख दिया बस नॉर्मली। ठीक, उधर से आर बाहर हो चुका है, ठीक, आर बाहर हो चुका है तो माइनस, अच्छा चाहो तो इनको ना पहले एक साथ सॉल्व कर लो, चलो इनको एक साथ निपटा देते हैं, इनको एक साथ अगर निपटाएं, देखना माइनस को कॉमन किया, माइनस कॉमन किया तो अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा 1 अपॉन आर माइनस रो, ठीक, माइनस आर बाहर हो चुका है एप्सिलॉन अपॉन आर माइनस रो का होल स्क्वायर, ये रहा। तो कुल मिला के सिंपली अगर इसको लिखे ना तुम लोग सीधे भी लिख सकते हो,
एम आर अपॉन एप्सिलॉन विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन आर माइनस रो माइनस एप्सिलॉन, ठीक, माइनस इनका किस्सा देखना, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया आर माइनस रो का होल स्क्वायर, तो आर माइनस रो का होल स्क्वायर, आर माइनस रो की होल पावर 1 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ बचा आर माइनस रो। फिर सुनना, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस, या कह सकते हैं अभी की तारीख में कुछ गड़बड़ तो नहीं की, हाँ गलत है, ये जो माइनस बाहर निकाले तो ये प्लस हो गया ना, आप सही है, प्लस एप्सिलॉन, ये रहा। चलो फिर और आगे सिंप्लीफाई कर दो। अब फिर से एलसीएम लो, यानी दिस इज इक्वल टू एम आर अपॉन एप्सिलॉन विद इन ब्रैकेट, ये लेस देन है इनके लिए, इक्वल टू वाला साइन इनके लिए लग रहा है, इसलिए कंफ्यूज ना होना। हाँ एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम हमने यहाँ से ले लिया आर माइनस रो माइनस एप्सिलॉन, चलो एक हिसाब कर लेते हैं इस बार, आर माइनस रो माइनस एप्सिलॉन, और इधर से आ गया आर माइनस रो का होल स्क्वायर, आर माइनस रो माइनस एप्सिलॉन, आर माइनस रो माइनस एप्सिलॉन कैंसिल आउट, बचा आर माइनस रो का होल स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, इनका मल्टीप्लाई होगा, लेकिन गौर करो दोनों कुछ अजीब से दिखाई दे रहे हैं, ये दिख रहा है आर माइनस रो माइनस एप्सिलॉन दिख रहा है, और वो कौन दिख रहा है, आर माइनस रो प्लस एप्सिलॉन दिख रहा है, ये इनका ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, तो इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है माइनस आर माइनस रो का होल स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर, ये रहा। ठीक, ये इनसे कैंसिल आउट हुआ, जो बचा वो फाइनल टच देने के लिए इसको एक बार फिर से लिख रहे हैं, ये आया मॉड एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई एच माइनस जी ऑफ जेड, ठीक, दिस इज कन्फर्मली लेस देन, सुनो ये और ये कैंसिल आउट हो चुके हैं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन स्क्वायर बचा, एक इससे एक ये कैंसिल आउट हुआ, यानी यहाँ बचा एम आर एप्सिलॉन अपॉन, नीचे बच रहा है आर माइनस रो माइनस एप्सिलॉन और इनटू आर माइनस रो का होल स्क्वायर, ये। अब जैसे एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 करेंगे, अपने को पता है अब ये सारी चीजें जो हमें चाहिए था वहां तक पहुंच चुकी हैं, लिख दो फटाफट। चलो इसके आगे फिर लिखते हैं, खत्म करें इस थ्योरम को, ये चैप्टर बस अब अगले लेक्चर में इसके सब न्यूमेरिकल हो जाएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखना मेकिंग ये क्वांटिटी जो एकदम जस्ट बगल का पॉइंट है, इसको इतना छोटा ले रहे हैं कि h टेंडिंग टू 0 है, लिखना मेकिंग h टेंडिंग टू 0, मेकिंग h टेंडिंग टू 0, ठीक, सो दैट इस प्रकार, सो दैट जिस दिन आप h टेंडिंग टू 0 कर रहे हो, इसका मतलब जो आपने मॉड h एप्सिलॉन माना था वो टेंड्स कर जाएगा किसकी तरफ, 0 की तरफ, दिस टेंडिंग टू 0 एंड बी गेट, और यहां से हमको मिलता है, अप्लाई करो लिमिट अप्लाई करते ही ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू द 0 मॉड ऑफ f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z, यानी बदला हुआ फंक्शन माइनस पुराना फंक्शन अपॉन आर्गुमेंट में हुई बढ़ोतरी स्मॉल h माइनस g ऑफ z, दिस और इक्वल टू सीधे 0, क्योंकि एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 पर ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो गई, 0 हो गई। हालांकि जिनको कंफ्यूजन लग रही है ना, वो लेस देन आर इक्वल टू 0 ही लिख सकते हैं, लेकिन अब हम इसको सीधे लिख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वलिटी लेस देन चल गई ना, इसको लेस देन आर इक्वल टू कर देना, दिक्कत खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हम लोग, ऊपर मानते वक्त ही लेस देन आर इक्वल टू माना होता, ज्यादा सही था।
इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 का मतलब है इन दोनों के बीच का अंतर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर कितना हो गया, 0 हो गया, यानी ये दोनों क्वांटिटी आपस में एक बराबर हो गई, यानी दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h tending to the 0 f of z plus h minus f of z upon h is equal to g of z। इस पे कंफ्यूज ना होना, ये इक्वलिटी जहां जहां लेस देन है ना वहां लेस देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू चल रही है, ठीक, वो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया इसीलिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। और अगर ये याद हो तो यही हमारा डेरिवेटिव होता है, इसका मतलब हमको मिल चुका है f डैश ऑफ z इज इक्वल टू g ऑफ z, ये रहा। और हमें पता है कि g ऑफ z एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है मतलब f डैश ऑफ z भी एग्जिस्ट करेगा, और अगर f डैश ऑफ z एग्जिस्ट किया तो इसका मतलब मेरा फंक्शन एट द पॉइंट z पर एनालिटिक हो चुका है। लिखना इसी बात को लिखना, बट चूंकि ये कहने से पहले ना ये एग्जिस्ट कैसे करेगा उसके लिए इसका एग्जिस्ट करवाना जरूरी है, तो इसके लिए बात लिख रहे हैं। बट g ऑफ z ठीक एग्जिस्ट, लेकिन g ऑफ z एग्जिस्ट करता है, इसलिए f डैश ऑफ z आल्सो एग्जिस्ट, चूंकि g ऑफ z एग्जिस्ट करता है इसलिए f ऑफ z भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक। और एक दो के लिए चूंकि पॉइंट z आर्बिट्री पॉइंट माना था, तो इसका मतलब हम अब इस बात को जनरलाइज करके फॉर ऑल z लिख सकते हैं, लिख देना फॉर ऑल z सच दैट मॉड z लेस देन कैपिटल R, यानी सर्किल के अंदर जितने पॉइंट हैं उस हर एक जगह पर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी उस सम फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक हो रहा है। लिखना इट मींस दैट इसका मतलब ये हुआ कि f of z इज एनालिटिक, हमारा दिया गया सम फंक्शन f of z एनालिटिक है फॉर मॉड z लेस देन कैपिटल R, यानी उस पूरी सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर फंक्शन एनालिटिक बना रहेगा। एंड और इसके साथ ही हैज रखता है, एंड हैज g ऑफ z, और g ऑफ z को रखता है एज अ डेरिवेटिव, एज इट्स डेरिवेटिव। अब सुनो, यहां से ना आगे लिखने की जरूरत नहीं है, उस बात को अंडरस्टूड है, समझ करके चलना। जैसे f ऑफ z पावर सीरीज थी, तो इस पावर सीरीज के लिए इसकी डिराइव्ड सीरीज g ऑफ z मिली, और हमने इन दोनों के बीच का ये इसके और इसके बीच का डिफरेंस हमने 0 दिखा दिया। इसी तरीके से अगर किसी ने g ऑफ z को कहा, अब इसके लिए बात करते हैं, ये भी तो एक पावर सीरीज है, अगर ये भी पावर सीरीज है तो इसकी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कैपिटल R हुई, तो इससे जो डिराइव्ड सीरीज बनेगी मतलब इसका डबल डेरिवेटिव यानी दो बार डिफरेंशिएट करके बनी हुई सीरीज, वो भी एक पावर सीरीज बनेगी। अब की बार इसके और उस बनी हुई सेकंड पावर सीरीज के बीच में सेम यही आर्गुमेंट अप्लाई करो, फिर बात वही आएगी, इसका डेरिवेटिव कौन बनेगा, वो बनेगा। इसका मतलब अब ये कैसा होगा, ये ऑन द रेडियस ऑफ सर्किल जो सर्किल ऑफ कन्वर्जेंसी बन रही है, उस सर्किल ऑफ कन्वर्जेंसी के अंदर में g ऑफ z एनालिटिक हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला डेरिवेटिव आया है उसका फिर से डिफरेंशिएट करके अगला निकाल सकते हैं, मतलब ये एक प्रोसेस ये चलता रहेगा, और हर बार जो हमको डिराइव्ड सीरीज मिल रही है वो उस सर्किल ऑफ कन्वर्जेंसी के अंदर में एनालिटिक आती जा रही है। तो हम आगे की कोई बात नहीं लिख रहे, अपना काम यहीं तक सफिशिएंट समाप्त हो चुका है। इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म हो चुका है। अब इसके न्यूमेरिकल बाकी हैं, बाकी के वीडियो लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल करा देंगे, न्यूमेरिकल इसके अच्छे खासे करवा देंगे, और न्यूमेरिकल खत्म, ये चैप्टर खत्म। लास्ट चैप्टर केवल कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू बच रहा है कॉम्प्लेक्स में, वो लास्ट चैप्टर खत्म करके फिर हम लोग एनए पर आएंगे। अभी एनए नहीं टच करें, पहले कॉम्प्लेक्स निपटा दें, फिर एनए का बचा हुआ हिस्सा खत्म करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।